क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप सही होते हुए भी दुखी हैं? आप मेहनत करते हैं, फिर भी मन खाली लगता है। और सबसे अजीब बात, आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं, फिर भी खुद खुश नहीं है। द करेज टू बी डिसलाइक्ड कोई मोटिवेशनल किताब नहीं है। अधिकतर किताबें हमें यह महसूस कराती हैं कि हमारी जिंदगी की परेशानियों के लिए कोई न कोई बाहरी कारण जिम्मेदार है। कोई कहता है समाज जिम्मेदार है, कोई कहता है माता पिता, तो कोई किस्मत को दोष देता है। द करेज टू बी डिसलाइक्ड इन सभी बातों को सीधा चुनौती देती है। यह किताब कहती है कि इंसान अपनी जिंदगी का शिकार नहीं, बल्कि निर्माता होता है। यही बात सबसे ज्यादा चुभती है, क्योंकि अगर यह सच है, तो फिर हमारी जिंदगी की जिम्मेदारी भी हमारी ही बन जाती है। यह किताब प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड एडलर की सोच पर आधारित है। यह फ्रायड की सोच से अलग है, जो कहती है कि इंसान अपने अतीत से बंधा होता है। एडलर का मानना था कि इंसान अपने अतीत से नहीं, बल्कि अपने उद्देश्य पर्पस से संचालित होता है। इस किताब को लेखक ने एक दार्शनिक और एक युवा व्यक्ति के संवाद के रूप में लिखा है। युवा व्यक्ति आज के आम इंसान का प्रतिनिधित्व करता है, नाखुश, उलझा हुआ, गुस्से से भरा हुआ। और दार्शनिक वह आवाज है जो हमें असहज सच दिखाती है। चैप्टर 1 ट्रॉमा डज नॉट एग्जिस्ट। अतीत आपको नियंत्रित नहीं करता। इस अध्याय का मूल प्रश्न, क्या हमारे जीवन की परेशानियां वास्तव में हमारे अतीत की वजह से होती हैं? अधिकतर लोग ऐसा ही मानते हैं। वे कहते हैं, मेरा बचपन खराब था, मुझे सही परवरिश नहीं मिली, मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ, और इसलिए वे मान लेते हैं कि अब उनकी जिंदगी कभी बेहतर नहीं हो सकती। दार्शनिक का विवादित कथन। इस अध्याय में दार्शनिक एक बहुत विवादित बात कहता है, ट्रॉमा जैसी कोई चीज अस्तित्व में नहीं होती। इस कथन को गलत समझना आसान है, इसलिए इसे ठीक से समझना जरूरी है। इसका अर्थ यह नहीं है कि दर्द, शोषण या बुरे अनुभव झूठे थे। इसका अर्थ यह है कि वे अनुभव हमारे वर्तमान व्यवहार को मजबूरन नियंत्रित नहीं करते। कारण नहीं, उद्देश्य, कॉज वर्सेस पर्पस। एडलरियन साइकोलॉजी कहती है कि इंसान कारणों से नहीं, उद्देश्यों से जीता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति कहता है, मैं लोगों से बात नहीं कर सकता क्योंकि मुझे बचपन में डराया गया था, एडलर कहेगा, तुम लोगों से बात नहीं करते क्योंकि तुम असफल होने का जोखिम नहीं लेना चाहते। यहां डर कारण नहीं, एक बहाना है। दुख क्यों बना रहता है? किताब यह भी बताती है कि कई बार इंसान दुख में इसलिए बना रहता है क्योंकि दुख उसे सुरक्षित महसूस कराता है। दुख में जिम्मेदारी नहीं लेनी पड़ती। दुख में बदलाव का डर नहीं होता। अगर इंसान मान ले कि मैं बदल सकता हूं, तो फिर उसे बदलना भी पड़ेगा, और बदलाव डरावना होता है। इस अध्याय का सार, अतीत हमारी नियति तय नहीं करता। हम अपने अनुभवों का उपयोग करते हैं, गुलाम नहीं होते। दुख अक्सर एक सुरक्षा कवच होता है। बदलाव की शुरुआत जिम्मेदारी लेने से होती है। मैं ऐसा हूं कहना छोड़कर मैं ऐसा बनना चुन रहा हूं कहना सीखना जरूरी है। चैप्टर 2 ऑल प्रॉब्लम्स आर इंटरपर्सोनल प्रॉब्लम्स। सभी समस्याएं रिश्तों से जुड़ी होती हैं। मुख्य विचार। इस अध्याय में दार्शनिक कहता है, इंसान की सारी समस्याएं दूसरे इंसानों से जुड़ी होती हैं। पहली नजर में यह बात अजीब लगती है, लेकिन गहराई से सोचने पर यह स्पष्ट हो जाती है। अकेले इंसान की कल्पना। अगर कोई व्यक्ति इस दुनिया में बिल्कुल अकेला हो, न कोई तुलना करने वाला, न कोई आलोचना करने वाला, न कोई आगे पीछे देखने वाला, तो क्या वह हीन भावना महसूस करेगा? जलन महसूस करेगा? शर्म या डर महसूस करेगा? नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि हमारी अधिकतर भावनात्मक परेशानियां दूसरों के साथ हमारे संबंधों से पैदा होती हैं। हीन भावना और हीन ग्रंथि का अंतर। किताब यहां एक बहुत जरूरी अंतर समझाती है। हीन भावना, इंफीरियोरिटी फीलिंग, यह स्वाभाविक है। यह हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। हीन ग्रंथि, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, जब हम अपनी कमी को बहाना बना लेते हैं, जब हम प्रयास करना छोड़ देते हैं। उदाहरण,
मैं गरीब हूं, इसलिए सफल नहीं हो सकता। यह एक हीन ग्रंथि है, सच्चाई नहीं। तुलना क्यों नुकसानदायक है? तुलना करने से आत्मसम्मान दूसरों पर निर्भर हो जाता है। व्यक्ति हमेशा किसी न किसी से कम या ज्यादा महसूस करता है। मन में असुरक्षा बनी रहती है। एडलर के अनुसार तुलना एक काल्पनिक प्रतियोगिता है जो कभी खत्म नहीं होती। इस अध्याय का सार: हमारी अधिकांश समस्याएं रिश्तों से जुड़ी होती हैं। तुलना दुख का मुख्य कारण है। हीन भावना सामान्य है, लेकिन बहाना बनाना नुकसानदायक है। आत्मसम्मान दूसरों से नहीं, स्वयं से आना चाहिए। प्रतियोगिता छोड़ने से मानसिक शांति मिलती है। चैप्टर 3: कंपटीशन क्रिएट्स अनहैप्पीनेस। प्रतियोगिता इंसान को कभी खुश नहीं होने देती। इस अध्याय का मूल विचार: इस अध्याय में किताब एक बहुत ही आम लेकिन खतरनाक सोच पर हमला करती है। तुलना और प्रतियोगिता, कंपटीशन। हम बचपन से यह मानते आए हैं कि अच्छा बनने के लिए दूसरों से बेहतर होना जरूरी है। सफल वही है जो दूसरों को पीछे छोड़ दे। जिंदगी एक रेस है। लेकिन एडलरियन साइकोलॉजी इस सोच को पूरी तरह गलत मानती है। इस अध्याय का मुख्य संदेश है: जब तक हम दूसरों से अपनी तुलना करते रहेंगे, हम कभी सच्ची खुशी महसूस नहीं कर सकते। प्रतियोगिता क्यों दुख देती है? प्रतियोगिता में इंसान अपनी कीमत, सेल्फ वर्थ, दूसरों से तुलना करके तय करता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई आपसे आगे है, आप खुद को कमतर समझते हैं। अगर कोई आपसे पीछे है, आपको अस्थायी संतोष मिलता है। लेकिन दोनों ही स्थितियों में मन शांत नहीं होता। जीतने वाला भी दुखी क्यों रहता है? आमतौर पर हम सोचते हैं कि अगर मैं जीत जाऊं तो खुश हो जाऊंगा। लेकिन किताब कहती है जीतने वाला भी असुरक्षित रहता है, क्योंकि उसे डर रहता है कि कहीं वह हार न जाए। उसे अपनी पोजीशन बनाए रखने की चिंता रहती है। वह लगातार दूसरों से खुद को बेहतर साबित करने में लगा रहता है। इस तरह प्रतियोगिता जीतने के बाद भी इंसान तनाव से मुक्त नहीं होता। हारने वाले की स्थिति: जो इंसान प्रतियोगिता में हारता है, वह खुद को बेकार समझने लगता है। उसका आत्मसम्मान गिरने लगता है। वह प्रयास करना छोड़ देता है। धीरे धीरे वह मान लेता है कि मैं इस लायक ही नहीं हूं। यह सोच इंसान को अंदर से तोड़ देती है। जीवन को प्रतियोगिता क्यों मानते हैं? किताब के अनुसार इंसान जीवन को प्रतियोगिता इसलिए मानता है क्योंकि उसे स्वीकार किए जाने, अप्रूवल की भूख होती है। वह खुद को दूसरों से ऊपर देखना चाहता है। वह समाज में अपनी स्थिति साबित करना चाहता है। लेकिन यह सोच एक कभी न खत्म होने वाला संघर्ष बन जाती है। समाधान: सेल्फ एक्सेप्टेंस, स्वस्वीकृति। इस अध्याय का समाधान है सेल्फ एक्सेप्टेंस। सेल्फ एक्सेप्टेंस का अर्थ यह नहीं है कि मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं और मुझे कुछ बदलने की जरूरत नहीं, बल्कि इसका सही अर्थ है मैं जैसा हूं उसे स्वीकार करता हूं और फिर भी बेहतर बनने की कोशिश करता हूं। यह सोच इंसान को ईर्ष्या से मुक्त करती है, तुलना से बाहर निकालती है, मानसिक शांति देती है। स्वस्थ विकास कैसे संभव है? जब इंसान दूसरों से तुलना छोड़ देता है, खुद की प्रगति पर ध्यान देता है, बीते हुए अपने ही कल से खुद को तुलना करता है, तब विकास स्वाभाविक रूप से होता है। इस स्थिति में सीखने का आनंद आता है। असफलता डरावनी नहीं लगती। सफलता अहंकार नहीं बनती। चैप्टर 3 का सार: प्रतियोगिता आत्मसम्मान को नुकसान पहुंचाती है। जीतने वाला भी डर में जीता है। हारने वाला खुद को खो देता है। तुलना कभी संतोष नहीं देती। सेल्फ एक्सेप्टेंस मानसिक स्वतंत्रता की शुरुआत है। असली विकास खुद से तुलना करने में है, दूसरों से नहीं। चैप्टर 4: टास्क सेपरेशन। यह मेरा काम है या सामने वाले का? इस अध्याय का महत्व: यह अध्याय पूरी किताब का सबसे महत्वपूर्ण और जीवन बदलने वाला अध्याय माना जाता है। किताब कहती है कि इंसान की अधिकांश परेशानियां दूसरों की जिम्मेदारी उठाने से पैदा होती हैं, और इसका समाधान है टास्क सेपरेशन, यानी कार्यों का स्पष्ट विभाजन। टास्क सेपरेशन क्या है? टास्क सेपरेशन का मतलब है यह समझना कि कौन सा काम मेरी जिम्मेदारी है और कौन सा काम सामने वाले की जिम्मेदारी है। जब यह स्पष्ट नहीं होता,
तब इंसान जरूरत से ज्यादा सोचता है, हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है, अपनी आजादी खो देता है। सरल उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं या आपका टास्क है। आपका बॉस खुश होता है या नहीं, यह बॉस का टास्क है। आप अपनी बात सम्मान से रखते हैं, आपका टास्क। सामने वाला नाराज होता है, उसका टास्क। हम कहाँ गलती करते हैं? हम अक्सर दूसरों की प्रतिक्रिया को कंट्रोल करना चाहते हैं कि हर कोई हमें पसंद करे। यह सोचते हैं कि किसी को बुरा न लगे। लेकिन यह असंभव है। जब हम दूसरों के टास्क अपने ऊपर लेते हैं तो तनाव बढ़ता है, डर बढ़ता है, आत्मसम्मान घटता है, नापसंद किए जाने का डर। टास्क सेपरेशन लागू करने का सबसे बड़ा डर होता है। अगर लोग मुझे नापसंद करने लगे तो? किताब इस डर का सीधा जवाब देती है। नापसंद किया जाना आजादी की कीमत है। अगर आप चाहते हैं कि हर कोई आपको पसंद करे, तो आप अपनी जिंदगी खुद नहीं जी रहे, बल्कि दूसरों की उम्मीदों के अनुसार जी रहे हैं। टास्क सेपरेशन और रिश्ते। टास्क सेपरेशन रिश्तों को खराब नहीं करता, बल्कि उन्हें स्वस्थ बनाता है। क्योंकि कोई किसी पर जोर नहीं डालता, अपेक्षाएं कम होती हैं, सम्मान बढ़ता है। यह सोच रिश्तों में इमोशनल ब्लैकमेल खत्म करती है, गिल्ट की भावना को कम करती है। प्रैक्टिकल संकेत। यह पहचानने के लिए कि कोई टास्क किसका है, खुद से यह प्रश्न पूछिए, इस फैसले का परिणाम किसे झेलना पड़ेगा? जिसे परिणाम झेलना है वही उस टास्क का मालिक है। चैप्टर 4 का सार। हर इंसान का अपना टास्क होता है। दूसरों की प्रतिक्रिया हमारी जिम्मेदारी नहीं है। टास्क सेपरेशन मानसिक स्वतंत्रता देता है। नापसंद किया जाना स्वाभाविक है। अप्रूवल छोड़ना आत्मसम्मान बढ़ाता है। आजादी तभी मिलती है जब सीमाएं स्पष्ट हों। चैप्टर 5 डिस्कार्ड प्रेस एंड पनिशमेंट। प्रशंसा और दंड दोनों से दूरी क्यों जरूरी है? इस अध्याय की मूल सोच। आमतौर पर हमें सिखाया जाता है कि प्रशंसा प्रेस अच्छी चीज है, दंड पनिशमेंट बुरी चीज है। लेकिन यह अध्याय एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण रखता है। किताब कहती है कि प्रशंसा और दंड दोनों ही दूसरों को नियंत्रित करने के तरीके हैं। यह बात पहली बार सुनने में अजीब लग सकती है, क्योंकि हम प्रेस को हमेशा पॉजिटिव मानते आए हैं। लेकिन जब हम गहराई से सोचते हैं तो यह बात समझ में आने लगती है। प्रेस में क्या समस्या है? जब हम किसी की प्रशंसा करते हैं तो अक्सर हम यह जताते हैं कि मैं जज करने की स्थिति में हूं, मैं तय कर सकता हूं कि तुम अच्छे हो या नहीं। इस तरह प्रेस बराबरी के रिश्ते को खत्म करता है, सामने वाले को अप्रूवल का आदी बना देता है। धीरे धीरे व्यक्ति अपने काम की कीमत दूसरों की तारीफ से तय करने लगता है, खुद से ज्यादा बाहरी वैलिडेशन पर निर्भर हो जाता है। पनिशमेंट कैसे नुकसान पहुंचाता है? दंड का उपयोग आमतौर पर डर पैदा करने के लिए किया जाता है। आज्ञाकारिता ओबीडियंस बढ़ाने के लिए किया जाता है। लेकिन दंड से व्यक्ति सुधार नहीं सीखता, बल्कि बचने के तरीके सीखता है। दंड के कारण झूठ बढ़ता है, डर बढ़ता है, रिश्तों में दूरी आती है। पेरेंटिंग और वर्क कल्चर में प्रभाव। किताब बताती है कि बच्चों को प्रेस और पनिशमेंट से पालने पर वे अप्रूवल सीकिंग बन जाते हैं। वर्क प्लेस में प्रेस कल्चर लोगों को क्रिएटिविटी से दूर करता है। जब इंसान सिर्फ प्रेस के लिए काम करता है तो वह रिस्क नहीं लेता, नया सीखने से डरता है। समाधान एनकरेजमेंट प्रोत्साहन। इस अध्याय का समाधान है एनकरेजमेंट। एनकरेजमेंट का अर्थ प्रेस से अलग है। एनकरेजमेंट में किसी को ऊपर या नीचे नहीं रखा जाता, बराबरी का भाव होता है। व्यक्ति को उसकी उपयोगिता यूजफुलनेस का एहसास कराया जाता है। उदाहरण प्रेस तुम बहुत होशियार हो। एनकरेजमेंट तुम्हारी कोशिश से काम आगे बढ़ा। एनकरेजमेंट से आत्मसम्मान बढ़ता है, स्वतंत्र सोच विकसित होती है। चैप्टर 5 का सार।
प्रेस और पनिशमेंट दोनों कंट्रोल के साधन हैं। प्रेस अप्रूवल डिपेंडेंसी पैदा करता है, पनिशमेंट डर और दूरी बढ़ाता है, एनकरेजमेंट बराबरी और सम्मान सिखाता है। स्वस्थ रिश्ते नियंत्रण से नहीं, सम्मान से बनते हैं। चैप्टर 6 कम्युनिटी फीलिंग। योगदान से आती है सच्ची खुशी। इस अध्याय का मूल प्रश्न, इंसान आखिर खुश क्यों नहीं रहता? किताब का उत्तर सीधा और सरल है। इंसान तब दुखी होता है जब उसे लगता है कि वह बेकार है। यह अध्याय एडलर की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा पर आधारित है, कम्युनिटी फीलिंग यानी समाज से जुड़ाव की भावना। कम्युनिटी फीलिंग क्या है? कम्युनिटी फीलिंग का अर्थ है खुद को समाज का हिस्सा समझना, यह महसूस करना कि मैं किसी के काम का हूं। जब इंसान यह सोचता है कि मैं किसी के लिए महत्व नहीं रखता, तब निराशा बढ़ती है, अकेलापन बढ़ता है, अवसाद जन्म लेता है। कंट्रीब्यूशन और सेल्फ वर्थ का संबंध। एडलर के अनुसार आत्मसम्मान का जन्म योगदान की भावना से होता है। जब आप किसी की मदद करते हैं, किसी समस्या का समाधान करते हैं, बिना स्वार्थ कुछ देते हैं, तो आपको भीतर से यह महसूस होता है कि मैं उपयोगी हूं। यह भावना आत्मसम्मान बढ़ाती है, चिंता कम करती है, जीवन को अर्थ देती है। कंट्रीब्यूशन बड़ा होना जरूरी नहीं। किताब स्पष्ट करती है कि योगदान छोटा भी हो सकता है। पहचान मिलना जरूरी नहीं, परिणाम दिखना जरूरी नहीं। एक साधारण काम, किसी को ध्यान से सुन लेना, किसी की मदद कर देना, अपने काम को ईमानदारी से करना, भी योगदान ही है। दूसरों के लिए जीना खुद को खोना। कई लोग डरते हैं कि अगर मैं दूसरों के लिए जीने लगा तो खुद को खो दूंगा। लेकिन किताब कहती है दूसरों के लिए जीना खुद को मिटाना नहीं है। टास्क सेपरेशन के साथ कंट्रीब्यूशन स्वस्थ होता है, आजादी बनाए रखता है। चैप्टर 6 का सार। खुशी का आधार योगदान है। आत्मसम्मान समाज से जुड़ाव से आता है। अकेलापन एक मानसिक स्थिति है। कंट्रीब्यूशन बिना पहचान के भी मूल्यवान है। कम्युनिटी फीलिंग जीवन को अर्थ देती है।